हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। शेयर फोल्ड डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का लेक्चर 3 आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसमें हम पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों के कॉम्बिनेशन वाली एक प्रॉब्लम को लेकर के उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो पहले क्वेश्चन देखें, किस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो जो क्वेश्चन है वो एक बीम है ए बी, इसकी टोटल लंबाई 8 मीटर है। ए सिरे से 4 मीटर की दूरी तक एक यूडीएल लगा हुआ है। इसकी इंटेंसिटी 2 किलोन्यूटन पर मीटर है। इसके बाद सी पॉइंट जो कि डी से 2 मीटर और आगे है, इस पॉइंट पर 4 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड लगा हुआ है और सी बिंदु के बाद फिर बी पॉइंट पर सपोर्ट है। तो ए और बी पर रिएक्शंस कार्य कर रही हैं, आर ए और आर बी। तो ए से डी तक 4 मीटर की दूरी है, डी से सी तक 2 मीटर की दूरी है और सी से बी तक 2 मीटर की दूरी है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन है। इसका हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तैयार करना है। तो ये बीम की रिएक्शन है, इसलिए इसमें आर ए और आर बी ये दोनों प्रतिक्रियाएं हैं। इन प्रतिक्रियाओं की गणना सबसे पहले हमको करनी पड़ती है। प्रतिक्रियाओं की गणना के लिए हम बता चुके थे कि अगर बीम के ऊपर लोड सिमेट्रिक नहीं है तो किसी एक सिरे से आघूर्ण लेकर के हम प्रतिक्रियाएं ज्ञात करते हैं। तो उसी नियम का पालन करते हुए टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, यानी ए परितः आघूर्ण लेने पर ये रिएक्शन आर बी इधर कार्य कर रही है, तो आर बी इंटू टोटल स्पान, तो आर बी इंटू 8 हो गया। ये हमारा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बराबर। इसके बाद ऊपर से नीचे को लगने वाले जो बल हैं उनका मूवमेंट ले लीजिए। 4 गुणे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो 4 गुणे 6 ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और इसके बाद दूसरा लोड इसके ऊपर कौन सा आ रहा है, इसके बाद यूडीएल लोड है। यूडीएल की इंटेंसिटी हमारी 2 किलोन्यूटन पर मीटर है और पूरा स्पान 4 मीटर का है। तो टोटल यूडीएल कितना हो गया, 2 गुणे 4 का। तो 2 गुणे 4 का ये हमारा टोटल यूडीएल हो गया। टोटल यूडीएल का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर है, इसके मिडिल पे। तो इसके मिडिल पॉइंट की ए से दूरी कितनी हो गई, ये हमारी टोटल 4 है, तो इसकी मिडिल पॉइंट की डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर इसके मिडिल पॉइंट की दूरी का गुणा किया गया है। तो 2 इंटू 4 बराबर 2 इंटू 4 इंटू 2, ये इसका यूडीएल का मूवमेंट हो गया। तो ये दोनों मूवमेंट हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, केवल आरबी का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इन दोनों को आपस में बराबर करने पर, यानी ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, इनको बराबर करने पर हम पाते हैं, आगे सॉल्व करने पर इसको सॉल्व किया तो ये हमारा 40 हो गया। तो आरबी इंटू 8 बराबर 40, इसलिए 8 से भाग लगाएंगे तो ये यहाँ पर 5 आ जाएगा। इस तरह से आरबी बराबर 5 किलोन्यूटन हमारा ज्ञात हो गया। जब आरबी का मान ज्ञात हो गया तो आरए का मान ज्ञात करने के लिए टोटल लोड में से बीम के ऊपर जो टोटल लोड है उसमें से आरबी की वैल्यू घटा दें तो आरए ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि आरए प्लस आरबी बराबर टोटल लोड होता है। तो टोटल लोड देख लीजिए कितना है, 4 मीटर की लंबाई में 2 किलोमीटर पर मीटर की दर से, तो 2 गुणे 4 तो ये लोड हो गया, यूडीएल हो गया टोटल, और प्लस 4 किलो न्यूटन का ये लोड हो गया। तो इस तरह से प्लस 4 ये किया तो ये टोटल लोड हो गया। तो टोटल लोड में से आरबी रिएक्शन 5 की निकल के आई थी, वो उसको घटा दिया हमने, तो आरए का मान 7 यहाँ से ज्ञात हो गया। इस तरह से आरए और आरबी के मान हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हम पीछे भी बता चुके हैं। इसके बाद शियर फोर्स की गणना करने के लिए हमने जो प्रोसीजर बताया था, हम ये उसी प्रोसीजर से इस लेक्चर 3 को पढ़ने से पहले मेरी राय है कि जिन्होंने एसएफडी बीएमडी का लेक्चर 1 और 2 न पढ़ा हो, पहले न देखा हो, पहले वो उसको देखें और उसको समझें। उसके बाद लेक्चर 3 को अटेंड करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सब सीक्वेंस में है। उसके बाद ही ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये हम बहुत विस्तार में पिछले अपने लेक्चर में समझा चुके हैं। यहाँ हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहेंगे। तो चूंकि अब देख लीजिए ए बी हमारे ये सिरे के बिंदु हैं, सी एक ये पार्ट ये हो गया, सी से डी तक एक ये पार्ट हो गया और डी से ए तक ये तीसरा पार्ट हो गया। इस तरह से ये बीम हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
तीनों पार्ट में एक एक सेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं। ये सेक्शन कंसीडर किया, यहाँ एक सेक्शन कंसीडर किया, यहाँ किया, और प्रत्येक की दूरी बी सिरे से x मान लेते हैं। यहाँ से इसको x मान लिया, यहाँ से इसको तो तीनों सेक्शन की दूरी को x के द्वारा हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसके बाद हम पहले BC सेक्शन तरफ से शुरू करते हैं। तो BC सेक्शन पहले स्टार्ट करते हैं। तो BC एट x सेक्शन इन पार्ट BC, इसमें शियर फोर्स की इक्वेशन हम बनाते हैं। यानी इस सेक्शन के दाहिनी तरफ जितना टोटल शियर फोर्स कार्य कर रहा हो उसी को लिखना है। तो इसके तरफ केवल एक ही बल लगा हुआ है RB के बराबर, और RB का मान 5 है। और ये चूंकि ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर वाले बल प्लस में लिखे जाते हैं दाहिनी ओर, इसलिए RB बराबर 5 हो गया। यानी FB की वैल्यू जो है FX बराबर +5। ये हमारी एक जनरल इक्वेशन प्राप्त हो गई हमको। तो ये FX की इक्वेशन है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा FX इसमें कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट होने की वजह से इस पार्ट में B से C तक ये प्रत्येक बिंदु पर इसका मान समान रहेगा, इसलिए FB और FC दोनों के मान 5 और 5 ही प्राप्त होंगे। इसी तरीके से अगले सेक्शन में C से D के बीच में जो सेक्शन है, यहाँ पर हम शियर फोर्स की इक्वेशन बना लेते हैं। इसके दाहिनी तरफ एक 5 का बल, तो ये प्लस में हो गया, और ये 4 का माइनस में हो गया। तो +5 और -4 ये कर देने से प्लस का 1 बचा। तो हमारी FX = +1 ये जनरल इक्वेशन हो गई, जो कि CD भाग के लिए कार्य करेगी। अब इसके प्रत्येक बिंदु पर हम देखते हैं कि FX = +1 है, कांस्टेंट है, वेरिएशन है नहीं। तो इसलिए ये दोनों बिंदुओं पर सभी के बीच सभी बिंदुओं पर इसका मान +1 ही रहेगा। इसीलिए हमने FC और FD दोनों के मान +1 लिख लिए। हम अगले सेक्शन में देखते हैं DA पार्ट में। तो DA पार्ट में जो इक्वेशन है, इस सेक्शन पर हम इसके दाहिनी तरफ के बलों का गणना करेंगे। तो इसके दाहिनी तरफ एक तो ये +5 का ये बल है, ये -4 का है, +5 -4, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का UDL भी है। तो इस UDL की दूरी कितनी है? x ये पूरा है, और यहाँ से यहाँ तक ये 4 है। तो x - 4 ये दूरी हो गई, और 2 kN/m की दर से लोड है। तो 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल लोड ज्ञात हो जाएगा। तो यही हमने लिखा हुआ है -2 × x - 4। इस तरह से ये UDL हो गया। तो ये शियर फोर्स की हमारी एक इक्वेशन ये यहाँ पर प्राप्त हो गई। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो +1 ये हो गया यहाँ पर, और -2 × x - 4 ये इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि ये हमारा FX एक वेरिएबल है, और यहाँ पर ये x दूसरा वेरिएबल है। दोनों पर पावर 1 है, इसलिए ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। यानी यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं के बीच D और A के बीच में जो कर्व बनेगा वो स्ट्रेट लाइन कर्व होगा। स्ट्रेट लाइन कर्व के बाद हम A के दोनों बिंदुओं पर यानी D से A तक, यानी पहले D पर निकालें फिर A पर निकालें। तो FT की वैल्यू जो है हम निकालेंगे। तो अगर ये सेक्शन हमारा यहाँ पर आएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? 4। इसमें x का मान 4 रखते ही 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, केवल +1 बचेगा। तो FD = +1 आएगा। और इसी तरह से FA का मान जब हमने सॉल्व किया तो उस केस में x का मान 8 हो जाएगा, क्योंकि 4 ये है, 4 ये है, तो टोटल 8 हो जाएगा। तो x का मान 8 रख करके हम FA की वैल्यू निकाल लेते हैं। FA बराबर +1 -2 × 8 - 4 = -7। तो इस तरह से प्रत्येक बिंदु पर यह शियर फोर्स की गणना हो गई। अच्छा, पहले देख लो, इसमें शियर फोर्स की डायग्राम पहले बना लेते हैं। पहले हम BC पार्ट में देखें। BC पार्ट पर FB और FC के मान कितने हैं? +5 और +5। B पॉइंट पर 5 की दूरी पर एक बिंदु लगा लीजिए, और इधर C पॉइंट पर भी 5 की दूरी पर एक बिंदु लगा लीजिए। ये दोनों बिंदुओं पर इनकी वैल्यू 5 है, इसलिए इसका मान यहाँ 5 होगा, इसका मान 5 होगा। ये हमारा डायग्राम ये आयताकार बन जाएगा। इसके बाद CD पार्ट में देख लो, C से D तक क्या है, दोनों जगह वैल्यू कितनी है? FC और FD की +1 +1। तो इसमें यहाँ पर +1 पर निशान लगाइए, यहाँ +1 पर लगाइए, ये एक आयत ये बना लीजिए। तो यहाँ पर ये वाला आयत बन रहा है, यहाँ पर ये आयत बन रहा है। इसके बाद अगले DA पार्ट में D से लेके A तक D पर +1 है और A पर -7 है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में वक्र स्ट्रेट लाइन है, इसलिए स्केल के द्वारा इनको सीधी रेखा के द्वारा आपस में मिला दिया जाएगा। तो इस तरह से जो डायग्राम बनेगा ये हमारा SFT होगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए इसके बाद देख लें। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में
हम उसी तरह इन्हीं सेक्शंस पर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनाएंगे। पहले बीसी पार्ट में देखें, mx बराबर 5 इंटू एक्स। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, ये 5 का बल है, 5 गुणे एक्स की दूरी ये हो गया। और ये आघूर्ण कैसा है, ये पॉइंट फिक्स मानते हुए ये आघूर्ण हमारा सैगिंग है, ऊपर को उठाएगा, इसलिए यहाँ पर गड्ढा बनेगा। इस तरह से बीम झुकेगी, इस तरह से झुकने के कारण यहाँ पर सैगिंग होगा और सैगिंग मूवमेंट प्लस में लिए जाते हैं, इसीलिए प्लस 5x लिखा गया है। तो mx बराबर प्लस का 5x हो गया। बी पॉइंट पर अब वही एक एक पॉइंट पर इसी इक्वेशन की मदद से दोनों बिंदुओं पर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। बी पॉइंट पर x का मान 0 है, तो इस इक्वेशन में x बराबर 0 रख करके हमने mb बराबर 0 ज्ञात कर लिया। c का मान सी पॉइंट पर जो है x का मान 2 रखते हुए, देखिए सी पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है, 2 है। ये 2 रखते हुए हमने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 5 गुणे 2 यानी 10 हो गया, तो प्लस 10 आ गया। तो 2 वैल्यू ये प्राप्त हो गई। इसके बाद एट x, ये सी डी पार्ट में देख ले, सी से डी तक पार्ट में इसी तरह से जो इक्वेशन बनेगी प्लस 5x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बनेगी। जरा इक्वेशन यहाँ से देख लें, इस पॉइंट पर लेना है तो ये 5 इंटू एक्स तो ये हो जाएगा, ये सैगिंग है, प्लस का 5x हुआ। और इसके बाद इस फोर्स का जो मूवमेंट है वो हमारा हॉगिंग होगा, ये नीचे की ओर झुकाएगा बीम को, इसलिए यहाँ पर टीला बनेगा यानी हॉग बनेगा। तो ये हॉगिंग मूवमेंट हो गया। हॉगिंग मूवमेंट माइनस में लिखे जाते हैं। तो ये 4 गुणे दूरी कौन सी रखी जाएगी, ये अब ये दूरी निकलेगी कैसे, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2, तो x माइनस 2। तो वही यहाँ पर काम किया, इक्वेशन बनाते समय किया गया है काम कि बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन में 4 इंटू एक्स माइनस 2 से गुणा कर दिया गया है। तो ये हमारी यहाँ की इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसी इक्वेशन की मदद से सी और डी दोनों बिंदुओं पर हम बेंडिंग मोमेंट की गणना कर लेते हैं। एट सी एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया, एम सी इज इक्वल टू 10 हो गया। यहाँ x का मान 2 रखेंगे तो ये पर 0 हो जाएगा और 5 दूनी 10, ये प्लस 10 ही आ जाएगा। और x बराबर 4 डी पर होगा। डी पॉइंट पर x की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब हम 4 मान रखेंगे तो 4 मान रखते ही इसी इक्वेशन में जो भी यहाँ निकाली 5 को 20 हो गया प्लस का, और ये यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 में से 2 गया 2, तो 4 दूनी 8, 20 में से 8 गया 12, प्लस का 12 आ गया ये। तो ये हमारा मूवमेंट डी पॉइंट पर आ गया। तो हमारे ये दोनों मूवमेंट यहाँ पर ये ज्ञात हो गए। डी पॉइंट का ये ज्ञात हो गया। डी पॉइंट के बाद फिर हम ज्ञात करेंगे डी ए। तो डी ए पार्ट में बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो फिर से आप फिगर से देख लें। यहाँ से इसका आघूर्ण वही उसी तरह के रहेगा, 5 गुणे एक्स और फिर 4 गुणे एक्स माइनस 2। इसके बाद इस यहाँ से यहाँ तक के यूडीएल का भी मूवमेंट लेना होगा। तो पहले इस लोड को लिख लें। ये लोड कितना होगा 2, ये तो इंटेंसिटी है पर मीटर की, और ये दूरी कितनी है x माइनस 4 के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है x माइनस 4, तो 2 गुणे x माइनस 4, तो ये तो यूडीएल हो गया। और इसका आघूर्ण लेने के लिए इसके केंद्र की दूरी का गुणा और कर दीजिए, तो ये x माइनस 4 का आधा का गुणा और कर दिया जाएगा। तो ये उसी तरह से यहाँ पर किया गया है। 2 गुणे एक x माइनस 4, ये तो लोड हो गया था, और एक x माइनस 4 बटे 2 ये दूरी है, इसका गुणा किया गया था। तो यहाँ पर x माइनस 4 का स्क्वायर बन गया। ये 2 से 2 आपस में कट गए। ये हमारी एक इक्वेशन प्राप्त हो गई छठी, जो कि डी और ए बिंदुओं के बीच में के लिए एप्लीकेबल है। इसी इक्वेशन की मदद से डी बिंदु पर हम x बराबर 4 रखते हुए एम डी की गणना करेंगे तो ये प्लस 12 आएगा। इसी तरह से ए पॉइंट पर x बराबर 8 रख लेंगे तो वहाँ से एम ए बराबर 8 रखने के बाद देखेंगे ये 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमारे ये बेंडिंग मोमेंट के भी सारी वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम इनके मान प्लॉट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट 0 है, सी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट प्लस 10 है, डी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट प्लस 12 है और ए पॉइंट पर 0 है। ये हमको 4 बेंडिंग मोमेंट प्राप्त हो गए। देखना 1, 2, 3 और 4। यहाँ से यहाँ तक हमारा कर्व जो है स्ट्रेट लाइन में था, हमने स्ट्रेट लाइन में मिला दिया। यहाँ से यहाँ तक कर्व ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन में था, एक घातीय समीकरण है, इसलिए इसको भी सीधी रेखा से मिला दिया।
यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व है, यानी ये कौन सा पॉइंट है, डी से लेके ए तक का, इस कर्व को जरा एक बार फिर से निगाह डाल लीजिए। यहाँ देखेंगे जब आप ये कर्व एम एक्स बराबर 5x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस टू अपॉन 2 ये हो गया, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर होने का मतलब है x की मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी हो गई, 2 हो गई। तो x की मैक्सिमम पावर 2 होते ही ये हमारी इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों बिंदुओं को पैराबोला की ही शेप में मिलाया जाएगा, यानी यहाँ पर ये दोनों बिंदु, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में पैराबोलिक मिलाया जाएगा। अब पैराबोला मिलाते समय हमें सचेत रहना होगा कि इसके साथ ही ये कर्व आखिर जाएगा कैसा, इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, क्या +12 इसकी हाईएस्ट वैल्यू है, इसके आगे के सारे बिंदु नीचे होंगे इसके, या बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जो पीक ऊपर है और उसके बाद फिर घट के यहाँ पर आया है। इस बात को तय करने के लिए हमें इसका शियर फोर्स डायग्राम चेक करना पड़ता है इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच, यानी ये डी है और ये ए है पॉइंट। तो यहाँ डी पर देखिए शियर फोर्स कितना है, +1, ए पर शियर फोर्स कितना है, -7। इनका शियर फोर्स डायग्राम कैसा है, इस तरह का हुआ, +1 से -1 में आ रहा है, यानी प्लस से माइनस में आ रहा है, यानी इनके बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच में, डी और ए के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो अगर इसमें ऐसा है कि ये कहीं 0 हो रहा हो, तो आप ये समझ लें कि जिस बिंदु पर शियर फोर्स 0 है उसी बिंदु पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू इन दोनों बिंदुओं के बीच अधिकतम होगी, यानी इससे भी ज्यादा होगी यहां पर वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम पॉइंट जो है इनके इस पॉइंट पर लोकेट होगा। इसको एक केस और यहीं पर मैं डिस्कस कर दूं। ये तो अभी जैसा ऊपर वाला केस था, उसमें अगर शियर फोर्स डायग्राम हमारा इस तरह का है तो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है बेंडिंग मोमेंट की वो इसी के सीध में इस पॉइंट पर होती है, और इसकी हम यहां से यहां तक की दूरी की गणना कर लेते हैं, इधर से कर ले या इधर से कर ले, तो इधर से दूरी, तो ये हमको इस पॉइंट की लोकेशन पता चल जाती है कि ये कितनी दूरी पर स्थित है। तो इस तरीके से ये हम पॉइंट ज्ञात कर, लेकिन अगर हम जैसे यहाँ पर का हमको मालूम था, वैल्यू यहाँ की मालूम थी और ये भी मालूम है कि ये पैराबोला ही बनाया जाना है, तो हम इसका शियर फोर्स डायग्राम देखते हैं। अगर हमारा शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बना हो, यानी यहाँ पर भी +1 ना होकर के -1 है मान लो, और ये -7 है सपोज, तो यहां पर भी माइनस में वैल्यू है, यहां पर भी माइनस में वैल्यू है। इस पूरी दूरी में कहीं भी शियर फोर्स का वैल्यू 0 नहीं है। जब शियर फोर्स की वैल्यू 0 नहीं है तो इनके बीच में पीक पॉइंट ऊपर नहीं होगा, ये निश्चित है। बाकी इनके बीच की सारी वैल्यू जो है इन दोनों से, यानी इस हाईएस्ट वैल्यू से कम ही होंगी। ये तो 0 है, लोएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो हाईएस्ट वैल्यू से कम होगी। तो इसका जो कर्व मिलाएंगे इस तरह से मिलाएंगे कि कोई भी बिंदु इस पॉइंट से ऊपर न उठने पाए। तो ये थोड़ा ऐसे कर्वेचर बनाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस कर्व को बनाते समय चूंकि इसके बीच में यहां पर हाईएस्ट है, तो इसको पहले ऐसे ऊपर उठाते हुए जाएंगे ऊपर, और जितनी वैल्यू यहां पर निकल के आएगी वो वैल्यू पर निशान लगाएंगे, और उतनी वैल्यू के बाद तब हम 0 पर घुमा के तब कर्व पैराबोला इस तरह का बनेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखें। ये 2 तरह की स्थितियां प्राप्त होती हैं आप लोगों को, और जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो ये स्थिति कहीं भी आ सकती है। तो यहां पर यही अगली स्थिति देखने के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ये कहां पर होता है, इट विल बी एट द पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज 0, वेयर द शियर फोर्स इज 0। तो शियर फोर्स, इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट को डिफरेंशिएट करने से ही शियर फोर्स ज्ञात होता है। हमने शुरू में एक फार्मूला लिखाया था आप लोगों को कि डेल्टा mx बटे या dmx बटे dx, d/dx, यानी mx का डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो है fx के बराबर होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। तो चाहे हम ये कहें कि शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, या ये कहें कि बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 0 है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो अगर हमने शियर फोर्स की इक्वेशन नहीं बनाई है तो हम डायरेक्ट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके उसको 0 के बराबर रख लेते हैं और x की गणना कर लेते हैं। अगर शियर फोर्स की इक्वेशन हमने बनाई हुई है तो हम उसी इक्वेशन को 0 के बराबर रख देते हैं और वहां से x की वैल्यू गणना कर लेते हैं, और उसी x पर बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कितनी वैल्यू है वो बेंडिंग मोमेंट वाले फार्मूले में x का वही मान रख करके
हम बेंडिंग मोमेंट की, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की गणना कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसी चीज को कैसे अप्लाई करते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच में मैक्सिमम यहाँ पर है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट ए है। तो इनके बीच में जो शियर फोर्स की इक्वेशन आपने बना रखी है डी ए, ये पार्ट है डी ए। डी ए में शियर फोर्स की एफ एक्स की इक्वेशन ये आपकी बनी हुई है, यानी +1 - 2 इंटू एक्स -4। तो इसमें इस एफ एक्स का मान 0 रख दीजिए। हमने वही किया हुआ है, यहाँ पर देखें ध्यान से, एफ एक्स की वैल्यू 0 रखी है, बराबर +1 - 2 इंटू एक्स -4। बस इसको इसके बाद सॉल्व किया हमने। सॉल्व करने से हमारा x बराबर 4.5 निकल के आ गया, यानी यहाँ इसको सॉल्व करके x की एक वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कैसे ज्ञात करेंगे। सो द मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, पुट x बराबर 4.5 इन इक्वेशन नंबर 6। यहाँ देखिए इसी सेक्शन की डी ए पार्ट, उसी सेक्शन की जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जहां कहीं भी x आया है, x का मान 4.5 आप रख देंगे, तो जो mx की वैल्यू प्राप्त होगी वही हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमने x का मान इसी इक्वेशन में m बराबर लिखा और जहां x था वहां 4.5 लिखते चले गए और इसको फिर सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने से हमने देखा कि इसकी वैल्यू आई +12.25। तो हम यहां देखते हैं इस फिगर में, ये वैल्यू हमारी +12 थी, ये वैल्यू 0 थी और ये 12.25, ये इससे ज्यादा है, तो इसका मतलब इससे अधिकतम वैल्यू ये हुई। तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमारा इस तरह से आएगा और ये कर्व ऐसे उठता हुआ ऊपर को जाएगा, फिर झुकाते हुए आपको बनाना होगा। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया इसका। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही है।